ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विकास दुबे यानी कि दुर्दांत दुबे का अंत हो गया है, अपराधी खत्म हो गया है और उसके साथ साथ में उसके सीने में कई राज भी दफन हो गए हैं। 3 गोलियां सीने में लगी हैं और उन्हीं 3 गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया और इसी के साथ में उसके सीने में तमाम राज भी दफन हो गए हैं। क्या वो राज निकल करके आएंगे? हालांकि बड़ी बात यह कि उसका मोबाइल पुलिस ने पकड़ लिया था, उसका मोबाइल पुलिस के पास में है, ऋचा का मोबाइल भी पुलिस के पास में है और तमाम और लोगों का भी मोबाइल पुलिस के हाथ में कि क्या उसकी सीडीआर रिपोर्ट लोगों के सामने पेश की जाएगी। क्या मैं जो बार बार के न्यूज सवाल उठा रहा है कि जो ऋचा ने नृशंस हत्याकांड पूरा उसमें देखा था सीसीटीवी के माध्यम से और जिसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा थी, क्या वो रिकॉर्डिंग सामने आएगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। एडीजी के बयान की बात कर लेते हैं। एडीजी कह रहे हैं कि हमने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी लेकिन विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया, पुलिस वालों पर गोली चला दी और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यही उठता है कि आखिर अब पुलिस कह सकती कि वो पुलिस वालों को मार रहा था इसलिए उसके सीने पे गोली मारी गई, वरना नियम के मुताबिक उसके पैर में गोली मारी जाती, हाथ में गोली मारी जाती, जिससे वो बच जाता और उसके सीने के सारे राज को निकाल लिया जाता। लेकिन अब उसके साथ में सारे राज भी दफन हो गए। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उन्हीं का रुख करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल हेड है, और गजराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, और पीपीएस हमारे साथ में पूर्व पीपीएस अधिकारी सुधीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एडीजी कह रहे हैं कि उसको समर्पण करने की चेतावनी दी गई लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि समर्पण के समय अगर पुलिस गोली चलाए उसे हाथ में गोली चलानी चाहिए। उस व्यक्ति को समर्पण के लिए कहा जाता है तो निहत्था हो, भाग रहा हो, कि नहीं भागोगे तो तुमको गोली मार देगी, भाग रहा हो कि नहीं भागोगे तो तुमको गोली मार देगी, तो उसके पांव पे हाथ पे गोली मारी जाती है। जो व्यक्ति खुद आप पे गोली चला रहा हो, 100 में क्लियर लिखा है, जो फायरआर्म का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा है तो वो आपको डराने के लिए, आगू उतारने के लिए नहीं कर रहा है, वो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और जो आपको जान से मारने की कोशिश करता है 100 आईपीसी में आपको पावर मिली है कि आप भी उसकी जान ले सकते हैं। एग्री। अब सवाल जरा ये भी बता दीजिए कि जिस एसटीएफ के अधिकारी की बंदूक लेकर के वो फरार हो रहा था, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो अपने बंदूक की, अपने पिस्टल की रक्षा भी नहीं कर सकता? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रदीप जी। जी देखिए, जो भी घटना घटित होती है उसके 2 कारण होते हैं, कुछ बुनियादी कारण होते हैं, कुछ तत्कालीन कारण होते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है, कोई भी घटना जो है एकदम से घटित नहीं हो सकती। बरसात होगी, क्या कल किसी को मालूम था? गाड़ी पलटेगी, किसी को मालूम था? गाड़ी का वाइपर चलता हुआ आपके चैनल में दिखाया जा रहा है, अमिताभ ठाकुर को मालूम था? अमिताभ ठाकुर तो सर तो बड़े अधिकारी, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वर्तमान उनके सक्षम अधिकारी हम नहीं है, उनसे बड़े लोग ही उसका जवाब दे सकते हैं कि वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन वो आईजी स्तर के, एडीजी स्तर के अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जो घटना घटित हुई और जब गाड़ी पलटी, आप ये पहुंचे कि खाली जो बगल में बैठा व्यक्ति था। अब यही आपको बता दें कि जब भी कोई घटना घटित होती है, पुलिस कस्टडी में मरे ना भी मरता, जब गाड़ी पलटी थी इसकी जांच होती, भागी जांच अलग होती और मजिस्ट्रेट जांच अलग हो रही है। कोई मर गया है तो इसलिए मजिस्ट्रेट जांच होगी। मजिस्ट्रेट जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होकर के आएगा। गाड़ी पलटी तो किन हालात में पलटी, क्या ड्राइवर नशे में था, कि 24 घंटे से लगातार गाड़ी चलाता सोया नहीं था? फिर अगर जब गाड़ी फ्लीट भेजी गई थी तो उस समय क्या सेकंड ड्राइवर की व्यवस्था करके भेजा गया था? कोई भी आदमी जब गाड़ी लेके यहां से उज्जैन तक जा रहा है और उसको तुरंत ही वापस लौट करके आना है, तो आप सोच सकते हैं कि एक ड्राइवर की एक कैपेसिटी होती गाड़ी चलाने की। एसटीएफ में तो तमाम अधिकारी खुद ही गाड़ी चला लेते हैं। देखिए, गाड़ी चलाना अलग बात होता है, गाड़ी कौन चलाएगा ये अलग बात होती है। ये एक प्लानिंग का विषय है, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन आगे बैठेगा, कौन गाड़ी किस गाड़ी में बैठाया जाएगा, उस विकास में किस गाड़ी में कितनी दूर तक किस गाड़ी में बैठा। देखिए, आप जैसे कि ये मानते हैं कि वो शरीफ आदमी नहीं था, नहीं अपराधी था, बिल्कुल राइट, उसको बचाने की कोशिश भी कर सकते थे। आपने पिक्चरों में देखोगे, सत्य में पढ़ा होगा, हर संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही आदमी प्लान करता है। आप देखोगे हमारे कुछ रॉबिन माफिया है, उनके एक ही कलर की, एक ही नंबर की गाड़ी है, ठीक है, वो इसीलिए रखते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए उनको कोई पता ना लगा पाए कि वो अपराधी हम हैं, हमारे 50 दुश्मन है, हम किस गाड़ी में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में विजय खेरा साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं, वो एक बयान दे रहे हैं कि चूंकि वो एक जाति को भी सामने लेकर के आ रहे हैं,
आपको बताते चले कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में ब्राह्मणों को जोड़ने की बात की जा रही है और इसीलिए अब वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब अपराधी अलग है लेकिन जाति पहले है? प्रदीप जी, हमारे समाज में और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य, यहाँ पर अपराधियों के फलने फूलने में ये जातिगत सेंटिमेंट्स ये खाद पानी का काम करती है। और जो भी कर रहा है, हालांकि हमारे साथ यहाँ पे पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, जो भी ये प्रयास करे इसकी सार्वजनिक रूप से खुलेआम एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, एक सुर में निंदा होनी चाहिए। यही जातिगत सेंटीमेंट्स ये पिछले कई दिनों से, जिस दिन विकास दुबे ने इस नरसंहार, जिसको मैं कहता हूं नरसंहार को अंजाम दिया, उस दिन से ही ये शुरू हो चुका सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि उसे एक ब्राह्मण चेहरा, रॉबिन हुड, ब्राह्मणों का शेर, मतलब एक जाति विशेष का उसको शेर, उसको जाति विशेष का बहादुर का तमगा देने की कोशिश, उसको वैसा प्रेजेंट, उसको वैसा प्रस्तुत करने पूरा सोशल मीडिया में भरा हुआ। ये बहुत निंदनीय और है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये अमिताभ ठाकुर का जो ट्वीट है उसको भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ इसी तरह के नेता ही रिट्वीट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों को। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम कई सोच के लोग हैं। कुछ लोग, मुझे जहां तक लगता है, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से विधायकों से या जनप्रतिनिधियों से जो मिलता हूं, बातचीत होती है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हो सकता है ये चाहते हो कि विकास दुबे बयान दर्ज करवाए, कुछ लोग इसी में नप जाएं, जिनको नपना भी चाहिए, जिनको नपना चाहिए वो नप जाएं, उनका जो किसी विकास दुबे जैसे अपराधी के बलबूते पर उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है। विकास दुबे कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए एक हथियार का काम कर रहा था, उनके राजनीतिक उसके रसूख को बढ़ा रहा था। एक क्षेत्र में एक क्षेत्र से के दायरे से बढ़ चुका था विकास दुबे। विकास दुबे के संपर्क में आने वाले विधायकों की संख्या देखिए, वो 1 2 3 4 होते होते वो 5-6 विधायकों तक पहुंच चुका, सांसद तक पहुंच चुका। गजराज जी, जितिन प्रसाद जी जिस तरह से हिंट दे रहे हैं, जिस तरह से खुल के बोल रहे हैं और उसके पक्ष में एक जाति विशेष को एक संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर के? ये कहूंगा कि बदमाश की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, बदमाश है। लेकिन जितिन प्रसाद जी तो कर रहे हैं, तो मेरे और बाकी लोग भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसको रॉबिन हुड बता रहे हैं। जी, मेरे अपने विचार हैं कि बदमाश की कोई जाति बिरादरी नहीं है। हाँ, वो बदमाश है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कुछ भी हो। और उसको जो एसटीएफ के जवानों को मैं तो बधाई भी दूंगा इस बारे में कि उन्होंने जो किया अच्छा किया। लेकिन सरकार के ऊपर भी सवाल फिर उठते हैं कि 18 साल के अंदर क्यों पनपता रहा वो बदमाश, उसका 18 साल से चला गया। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, 18 साल से नहीं, जितने साल से आपकी सरकार ने, 30 साल से वो यहाँ पर रहा, वो बढ़ रहा था, बड़ा 20 साल में आगे है, लेकिन 30 साल से वो कर रहा था। जी, 18-20 सालों से दबदबा, इससे पहले कोई उसकी कोई कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल 30 साल की अवधि बहुत होती है, मुझसे बाहर है जी। इस बीच में जो भी सरकारें रही है वो आपके सामने है। मेरा कहना यह है कि उसको बढ़ावा मिलता रहा। जब एसएसपी जो अफसर थे हमारे, उनका बड़ा सहयोग मिलता था, डिप्टी एसपी का मिलता था, और ऊपर से जो प्रेशर रहता था पुलिस वाले, इसलिए भी उसके ऊपर दबाव नहीं डालते थे और उसका आतंक बढ़ता चला गया। ठीक है, गेरा, तो उसमें सभी सरकारें रही, आप याद करिए 10 साल तक केंद्र में आपकी सरकार रही है, जिसमें सपा बसपा ने आपको पूरा सहयोग दिया है, और सपा बसपा में की उत्तर प्रदेश में सरकारें थी जब आपकी केंद्र में सरकार थी। प्रदेश में मेरी सरकार 30 वर्ष नहीं, आपकी नहीं थी, लेकिन आपके सहयोगियों की सरकार थी, आपके सहयोगियों की सरकार थी, केंद्र में आपका सहयोग कर रहे थे। गजराज जी, केंद्र में लगातार 10 साल तक इन्हीं दोनों क्षेत्रीय पार्टियों ने आपको सहयोग किया, उन्हीं के दम पर आपकी सरकार चलती रही, बनी नहीं। ठीक है, गेरा साहब का रुख करेंगे। गेरा साहब, आप ही के बता रहा हूं, विजय खेरा साहब, सवाल यह है कि कुछ लोग कांग्रेस के जितिन प्रसाद जी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो एक जाति विशेष से संबंध रखता था, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। क्या कहेंगे आप? सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है। हाँ बोलो जी। है जी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं खेरा साहब। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं खेरा साहब। जितिन प्रसाद जी, मैं ये कह रहा हूं
जितिन प्रसाद जी एक आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो खास जाति का था, अब उससे संपत्ति बटोरने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक खास जाति से बिलोंग करता था, एक खास जाति से, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था, सीधा बता देता हूं, और इसीलिए अब वो उसकी संपत्ति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको इसीलिए मार दिया गया। माने किस जितिन पार्टी से? प्रसाद जी कांग्रेस से। अरे हमारे जितिन प्रसाद जी, अच्छा, जो कांग्रेस के लीडर थे। ऐसा है साहब, धीरे धीरे अभी ना ये कांग्रेस में ये नई चीज पैदा हुई है 10-15 वर्षों से। ये शुद्ध विशुद्ध जातिवाद की राजनीति करने लगे जब से ये उनके टच में आए ना, लल्लू यादव के और फिर अखिलेश यादव के, तब से इनकी आदत पड़ गई है, ये भी जातिवाद की बात करने लगे। इन्हें शर्म आना चाहिए ऐसा बोलने में। क्या उनके ऊपर जो पहले मरा ब्राह्मण, क्या उसके ऊपर इनाम था? जी था। दूसरा मरा, क्या उसके ऊपर इनाम था? जी था। क्या ये पूरा का पूरा गैंग नहीं था? जी था। क्या जो पुलिस वाला मरा, जो उसने मारा सीओ को, क्या वो ब्राह्मण नहीं था? मैं आपको एक और लिस्ट बता देता हूँ, मैंने निकाल के रखी है। मैं आपको एक और लिस्ट बता देता हूं, मैंने निकाल के रखी है, सुनिए, सुन लीजिए खेरा साहब, विजय खेरा साहब सुन ले, तो मैं आपको एक लिस्ट सुना देता हूं। अब तक जितने ज्यादा लोगों का कत्ल किया उसने, उनकी जरा लिस्ट पढ़ लीजिए तो अभी ये भूत उतर जाएगा जातिवाद का। सोनेलाल चतुर्वेदी, जिसको दुर्दांत दुबे ने हत्या किया, उनके जरा नाम सुन लीजिए, किसकी किसकी उसने हत्या किया। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, जिनको थाने के अंदर घुस के मारा था, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्रा, कौशल तिवारी, दिनेश दुबे, सीओ देवेंद्र मिश्रा, ये सारे उन्हीं की जाति से बिलोंग करते थे जिसको उसने मारा था। जिस गांव की जमीनें सब ब्राह्मणों के पास थी, उसे जमीनों पे कब्जा करना था, कब्जा करता गया, वहां चला गया। हमें हमको क्या भूत उतार रहे हैं? उसने तो अपने कजिन ब्रदर को ही मारने की कोशिश की थी। इसका जातिवाद से क्या लेना देना? क्रिमिनल चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी धर्म का हो, उससे क्या लेना देना है भाई? ये आप क्या नई बात जोड़ रहे हैं? यानी हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि वो भी जितिन प्रसाद द्वारा, इतने महान नेता जितिन प्रसाद जी का बेटा इस तरह की बात कर रहा है। अरे बाप रे बाप, शर्म आनी चाहिए तुमको। ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, आशीष जी का रुक, ठीक है आशीष जी, किसी भी बदमाश की कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है, उसके सामने जो आता है वो उसको समाप्त कर देता है। मैंने जो लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई, उसने ज्यादातर ब्राह्मणों की ही हत्या की है। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास में उसकी क्रूरता के शिकार जी 80% लोग ब्राह्मण समुदाय से रहे हैं। और आप सीधी सी, आप इसमें समझने की जरूरत नहीं है, आप समाज को देखिए, जिस इलाके से वो आता है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन फिर भी उसको ब्राह्मण शिरोमणि बताया जा रहा है। यही तो हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की, हमारे राजनीतिक व्यवस्था की यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम विकट से विकट, बुरी से बुरी स्थिति में भी वोट तलाश रहे होते हैं, वोट की खोज। नेहरू जी ने भारत एक खोज लिखा था, आज कांग्रेस में जितिन प्रसाद को वोट एक खोज किताब लिखनी चाहिए। वोट एक खोज, ये विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर में भी वोट खोज रहे हैं। हम तमाम सवालात के बीच एसटीएफ की तारीफ करते हैं, उसके एनकाउंटर की निंदा नहीं की जा सकती है, कतई नहीं की जा सकती है उसके एनकाउंटर की निंदा। लेकिन उस एनकाउंटर में भी वोट की तलाश करने वाले नेताओं को इसी समाज को जवाब देना होगा, इसी समाज को जवाब देना होगा। नहीं, उन लोगों को भी जवाब देना होगा जो उसको ब्राह्मण शिरोमणि बता रहे हैं। उन्हें ये लिस्ट देखनी पड़ेगी कि उसने हत्या किसने की है। ब्रह्म हत्या की है उसने, तमाम सारे ब्राह्मणों को मार दिया है। जनरली आपको सामान्य तौर पर यह मिलेगा कि जिस जाति का बड़ा अपराधी होता है उसका सबसे ज्यादा उसके शिकार उसी जाति के होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जिस क्षेत्र से निकल के आता है वो उसका स्वजातीय बंधुओं का ही आसपास का इलाका, बाहुल्य इलाका होता है। और उसे सबसे पहले कोई भी अपराधी अपनी जमीन अपने इलाके में मजबूत करता है, अपने इलाके में मजबूत करने के लिए अपने स्वजातीय बंधुओं को, बांधवों को, रिश्तेदारों को, पटीदारों को, नातेदारों को मारता है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। वो पहले आप जिनसे उसको खतरा है पहले उन्हीं को खत्म करता है। सुधीर जी, किसी भी बदमाश की कोई जाति नहीं होती, बदमाश इसको कभी नहीं सोचता है। अगर वो ऐसा करता तो अपने लोगों की हत्या ना करता। क्या मैं गलत कर रहा हूं? प्रतिभा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, आशीष जी की बात से पूर्णतः सहमत हैं। जब तक
उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे आता है। कोई हिंदुस्तान का इतिहास ही उत्तर प्रदेश से शुरू होता है जी। जब तक हम हर चीज में विरोध करना, हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में राजनीति वोट की राजनीति करना, सारे दल, हम किसी एक दल के नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। विकास दुबे नहीं, हर मोहल्ले में, हर शहर में, देश के हर कोने में विकास दुबे लोग पैदा होते रहेंगे। उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। ठीक है, हम सब जिम्मेदार होंगे। भाई गजराज सिंह जी, क्या मैं आपसे भी वही समझ रहा हूं, क्या किसी अपराधी की कोई जात या धर्म होता है क्या? मैंने खुद ही कहा भाई मुस्लिम अगर कोई, खुद ही कहा जी, कि किसी भी बदमाश की, किसी भी कुख्यात बदमाश की कोई जाति बिरादरी नहीं थी। बदमाश पहले है, उसकी बिरादरी है बदमाश जी, उसकी बिरादरी है कुख्यात बदमाश, और उसको बढ़ावा देने में समाज के लोगों का भी हाथ होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उसको बदमाश से कुख्यात बदमाश बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं नेता लोग हो, चाहे उसमें अधिकारी लोग हो, उनका हाथ होता है। और सरकार का उन अधिकारियों के ऊपर कोई प्रेशर इस टाइप का नहीं बन पाता कि वो उन्हें बदमाशों को खत्म करें, बल्कि उनको बचाने की कोशिश भी सरकार बराबर करती रहती है। सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है उस बदमाश को बनाने में। और ये जो दुबे का जो मामला चला है, बिल्कुल 100% सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है, वरना इतने बड़े रूप में दुबे जी नहीं आ पाते जी, जो अब आ पाए हैं। फिर मैं कहूंगा आपसे, मैं गजराज जी वही बात कहूंगा, इसके पहले भी जितनी सरकारें रही सबने सपोर्ट किया है। बिना सत्ता के संरक्षण के कोई भी अपराधी बढ़ नहीं सकता। मैं क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? जिन सफेद पोषों ने बदमाशों का सहारा लिया है, वो सफेद पोष खुद नष्ट हो गए हैं जी। वो कैसे बर्बाद नष्ट हो गए हैं। गजराज वो सिंह जी, चुनाव नहीं जीत कैसी पाए हैं, कैसी बात कर घरों में बैठ गए हैं। गजराज सिंह जी, अगर बदमाश का सहारा लोगे आप तो बच नहीं पाओगे। गजराज सिंह जी, समाज आपको माफ नहीं करेगा। आपको थोड़ा अपडेट कर देते, सुन लीजिए। 2002 में संसद में जितने अपराधी सांसद थे उनकी संख्या देख लीजिए, मात्र 2 या 4% थी। आज बढ़ करके 36% हो गई है। और यही हाल रहा ना तो 50% से ऊपर निकल जाएगा और सारे राजनेता मुंह देखते रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो आप ये मत बताइए कि सफेद पोस्ट आगे नहीं बढ़ पाते। रुक करेंगे इनका विजय खेरा साहब, जो लोग, कुछ लोग उसको ब्राह्मण शिरोमणि बता रहे हैं, क्या उनको उसके द्वारा की गई हत्याओं का एक लिस्ट पर गौर कर लेना चाहिए? इतने तुच्छ विचारों के लिए तो क्या बोला जाए। यानी जिसने मारे हैं तब अपना फायदा देखा, उसने ये नहीं देखा कि ब्राह्मण इसलिए मर रहे हैं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठा। उसने तो ये मारा कि हमें इस ब्राह्मण ने मेरा रास्ता रोका तो मारा। उसने ये देखा इस हमारे लिए जमीन नहीं दे रहा, जो जमीन छुड़ाना चाहता था उसने उसको मारा। जिसने विरोध किया उसने मारा। अभी भी और ब्राह्मण ही मारने वाला था, ये भी आप देखिए आगे चल के। उसने अपने सगे भाई या कजिन ब्रदर को मारने का प्रयास किया, जो बाई चांस बच गया जो मरने से, तो उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो चौबे पूरे जिस इलाके में उसका दबदबा था उस इलाके में अधिकांश जमीनें ही ब्राह्मणों की थी। और जो जिस पे कब्जा करके मकान बनाया वो भी ब्राह्मण की थी। वो सब रोते रहे बेचारे। अभी जिसने रिपोर्ट लिखाई वो भी यही था। अब सवाल आया आगे मारने का। जिस सीईओ ने इसका रास्ता रोका वो भी ब्राह्मण था। उसने कहा है कि ये सीईओ हमें परेशान करता था। जिस सीईओ ने इसके खिलाफ लिखा वो ब्राह्मण ही था, तो उसको तो सीईओ को मारना था। किसी भी अपराधी की कोई, तो हम कह रहे ना कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। आशीष जी ने कहा कि अगर कोई यादव बदमाश होता है तो वो पहले अपने लोगों को ही खत्म करता है, कोई मुस्लिम बदमाश होता है तो पहले अपने लोगों को ही खत्म करता है, क्योंकि उसको डर अपने लोगों से ही होता है। अगर एक बार अपराधी है तो वो अपराधी है, अपराधी की हैसियत से ट्रीट होगा, अपराधी की हैसियत से मारा जाएगा। इसका कोई सवाल नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शिरोमणि कहने वाले, तो मुझे नहीं पता कोई समझदार आदमी ऐसा बोलेगा। नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा सर। नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा सर। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही, चल रही है। मीडिया भी ऐसा होगा, हमें नहीं पता जिसकी बात को उठा लिया। ब्राह्मण होने से कोई ताल्लुक ही नहीं। कहीं आपने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर, बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे, क्योंकि जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारिक जन भी 2 खेमों में बट गए हैं। आधे पुलिसकर्मी, आधे जो उनके लोग हैं, जो मृतक के लोग हैं,
वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आधे लोग इसको ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। यानी कि ये क्या माजरा है, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा ये खेली गई राजनीति है या ये वास्तविकता में ऐसा हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litera Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litera Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं विकास खत्म सीने में कई राज दफन। तो विकास के साथ साथ में उसके सीने में कई राज दफन हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक और जो खबर आ रही है वो ये कि अब जो मृतक लोग हैं उनके लोग भी दो भाग खेमों में बट गए हैं। आधे लोग सवाल उठा रहे हैं और जो सीओ दिनेश मिश्रा जी के जो रिश्तेदार हैं वो उन्होंने कहा कि अब कम से कम हमको तसल्ली मिलेगी, जो हम पिंडदान करेंगे हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि दे पाएंगे और हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो वहीं अब कुछ लोग जो ये हुआ है, जो मुठभेड़ हुई है, उसको लेकर के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, हम सीधा रुक करेंगे आशीष जी का रुक करेंगे। आशीष जी, दो खेमों में बट गए हैं लोग, मृतक के जो परिवार के लोग हैं वो दो खेमों में बट गए हैं। एक जय जयकार के नारे लगा रहा है, दूसरा सवाल खड़े कर रहा है कि उसको खत्म कर दिया गया है लेकिन राज अभी बाकी है, उन बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी? देखिए प्रदीप जी, देखिए शहीदों का परिवार जो भी है वो दो खेमों में नहीं बटा है, मुझे जहां तक लगता है। ये जय जयकार के बीच से उठते हुए सवाल हैं। एक कुख्यात दुर्दांत खूनी अपराधी के एनकाउंटर पर हर शहीद का परिजन या जो भी उससे पीड़ित रहे हैं, कभी न कभी पीड़ित रहे हैं, ललन वाजपेयी जैसे लोग जो वहां के उस इलाके की राजनीति करते रहे, वो भी बहुत प्रसन्न थे। आज वो कई दिनों से उसी पीड़ा में थे कि काश इसी में जो है निपट जाए ये। तो हर व्यक्ति जो भी वो पीड़ा झेला है, जो भी उसके आतंक को झेला है, देखा है, या जो 8 पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान सीओ समेत शहीद हुए, उनके परिजन खुश हर व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई जय जयकार न कर रहा हो। लोग योगी जी को बधाई भी दे रहे हैं, हाँ, योगी जी को बताया जाकर के लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं बधाइयों, इन्हीं इसी जो है जश्न और खुशी के बीच भी, जय जयकार के बीच भी जो है वो सवाल छुपे हुए हैं। और उस सवाल को जो उसमें गंभीर लोग हैं, उन्हीं परिजनों में से जुड़े हुए जो गंभीर लोग हैं, वो सवाल को रख रहे हैं। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि के दुबे जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार सीओ, शहीद सीओ के रिश्तेदार, उन्होंने सुबह ये पहली बात, उनकी पहली प्रतिक्रिया सुबह मैंने 8:30 9 बजे के करीब देखी। उन्होंने 9 बजे ही योगी जी की तारीफ करते हुए, जमकर तारीफ करते हुए, एक उनको कहा कि मैं योगी जी से एक वो समाज की सेवा कर रहे हैं, संत हैं, उनसे एक उनको चेताया, आगाह किया कि योगी जी जो आप कर रहे हो बेसिकली ये एंजियोप्लास्टी मात्र है। इस गंभीर बीमारी, हृदय की गंभीर बीमारी में जहां पे चारों तरफ ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है, ये बॉडी चल नहीं पाएगी एंजियोप्लास्टी से। इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो आप। हाँ। हर जिले में ओवरहालिंग करनी पड़ेगी पूरी। के दुबे का बयान आपको बताऊं, के दुबे ने ये बात कही कि हर जिले में विकास दुबे बैठा है। कोई छोटा विकास दुबे है, कोई बड़ा विकास दुबे, हर विकास जिले में विकास दुबे, हर क्षेत्र में विकास दुबे है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है विकास दुबे। हाँ। जी तो योगी जी उन सभी विकास दुबे कर दो सर्जरी, ये मौका है। हाँ। इस मौके पे पूरे प्रदेश की जनता भी, ये आपने ठीक सवाल उठाया, उत्साहित है। हम लेके चलेंगे इसी बात को विजय खेरा साहब तक। विजय खेरा साहब, योगी जी तो लगातार कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश में 2 ही जगह है अपराधियों की, या तो वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो वो जेल में जाएंगे, और नहीं तो ऐसी जगह जाएंगे जहां वो जाना पसंद नहीं करेंगे। क्या ये सही मौका है पूरा ओवरहालिंग करने का, ओपन हार्ट सर्जरी करने का? 3 होते हैं, या तो भाग जाते हैं और या फिर वो पकड़े जाते हैं तो जेल में जाते हैं, या फिर भागने की कोशिश करते हैं, या पुलिस पर या जनता को जब मर्डर करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तो इनकाउंटर हो जाता है। एक्चुअली में 3 ही रास्ते हैं, पर होता क्या है कि जब योगी की सरकार नहीं थी, जब उस समय इन रास्तों को चुना नहीं गया। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, कितने सारे जघन्य अपराधी मारे भी गए, इनकाउंटर भी हुए, और अभी भी ये 3-4 जघन्य ही अपराधी थे जो मारे गए। अब शहीदों के जिनके यहाँ शहादत हुई है, ये पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की, अभी उनके परिवारों के इंटरव्यू आ रहे हैं। सभी ने जितने आए हैं कहा कि हमें संतुष्टि मिली है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि हम संतुष्टि से कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं कि नहीं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, ठीक नहीं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, ठीक है सर विजय खेरा साहब। और साउथ में भी जब वो बदमाश मारा गया था
जिसने रेप किया था उसमें भी जय जयकार के नारे लगे थे, पुलिस वालों के ऊपर फूल माला बरसाई गई थी, यहां भी जय जयकार के नारे लग रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, फिर न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है, फिर न्याय प्रणाली का क्या मतलब है? ये तो एक से पैदा की नहीं मिला, वो बताएंगे। जब रेप हुआ था दिल्ली में बस के अंदर, तो आपने देखा था पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा हो गया था, अदालत देर कर रही, अदालत ये कर रही है। खैर, इस पे बहस तो बाद में होगी, विश्लेषण जब आएगा इंक्वायरी का, इसने क्या किया ये तो रिपोर्ट आने दीजिए पुलिस की। लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान का 130 करोड़ लोग इस समय प्रसन्न है। मैं 10-5 उन लोगों की बात छोड़ देता हूँ जिन्हें आदत है हर बात में मीग मेग निकालने की, कुछ भी हो। राजनीतिक लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग इन चीजों को देते। अभी जितिन प्रसाद क्या बोल रहे थे, नया एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे राजनेता जो सड़क पर आ गए हैं, ठीक है, आगे कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, वो सब करते हैं, नई नई चीजें उठाते हैं। ब्राह्मण वाली बात उठाना। ठीक है, ठीक है, खेरा साहब बने रहिए हमारे साथ। गजराज सिंह जी, सवाल वही है कि जिस तरह से साउथ में उसको मारा गया और पुलिस वालों पर फूल माला बरसाई गई, यहां भी लोग जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। अच्छी बात है कि दुर्दांत विकास दुबे मारा गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इससे न्याय प्रणाली पर सवाल नहीं खड़े होते कि अब, और जिस तरह से मॉब लिंचिंग अभी बीच में शुरू हुई थी, उससे लोगों को लग गया कि नहीं अब खुद ही न्याय करना पड़ेगा। मैं तो पहले कह चुका हूं कि बदमाश कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, उसका हश्र यही होता है। लेकिन जो लोग फूल माला बरसा रहे हैं, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, पहले भी यही लोग थे। क्यों इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बधाई नहीं दी इस बात की कि इन बदमाशों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो उनका आतंक उस इलाके में था, वहाँ के प्रधान तक लोग जो हैं, अरे भाई कार्रवाई तो हो रही थी, करके अपने भाग गए थे दूसरे जनपदों में। गजराज सिंह जी, कार्रवाई हो रही थी तभी तो लोग, कार्यक्रम होता बहुत अच्छा होता। गजराज सिंह जी, कार्रवाई हुई तभी तो लोग अपनी बेल तो खत्म करके वापस चले जा रहे थे जेल में। जो आलम हुआ है, वो जो 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, अधिकारी शहीद हुए हैं, ये मौका नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी पहले कार्रवाई सख्ती से कर देते तो निश्चित तौर पर 8 हमारे अधिकारी कर्मचारी शहीद नहीं होते। आज उनके परिवारों पर कितनी आफत है, कितनी परेशानी है। आप लोग परिवार वाले लोग हैं, हम महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अधिकारियों को दबाए रखा, उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखा कि आप कार्रवाई ना करें, इसलिए बदमाश फलता फूलता चला गया। गजराज जी, यूपी में जब इनकाउंटर हो रहे थे, 350 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए, तो आप विपक्षियों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए कि न्याय व्यवस्था का क्या होगा। आप सीधे गोली मार दे रहे हैं, सीने पे गोली मार रहे हैं, बाद में पैर में गोली मारना शुरू किया गया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बदमाश का हश्र यही होना चाहिए, मतलब सीधा न्याय, वर्षों से ऑन स्पॉट न्याय, ऑन स्पॉट न्याय होना चाहिए। बदमाश के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, सरकारों को चेतावनी भी देते रहे हैं। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रह करके सरकार से बराबर मांग करते रहे, चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो। 2012 में हमारी हुकूमत थी, माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, हम बराबर उनसे मांग करते थे कि अगर कोई बदमाश आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सख्ती से निपटा जाए, और उन्होंने काफी सख्ती से निपटाया भी लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है, उन्होंने कहा था कि बदमाश यहां से छोड़ करके भाग जाएगा या जो उसका स्थान है वहीं पर होगा, लेकिन उनकी करनी का अंतर था। मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए बराबर। अरे भाई 350 से ज्यादा इनकाउंटर कर दिया। गजराज जी, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आप सुधीर जी करो। सुधीर जी, बिल्कुल ठीक है कि दुर्दांत विकास दुबे मारा गया और लोगों को तसल्ली है। विजय खेरा साहब कह रहे हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को तसल्ली है, 2-4-5 लोगों को छोड़ के। अच्छी बात है। ऑन स्पॉट न्याय, क्या यही प्रणाली अब बचेगी? क्या अब न्याय प्रणाली पर कोई विश्वास नहीं करेगा? नहीं प्रदीप जी, देखिए न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च है, हम सब वहां न्याय पाने जाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा, कि अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, सारे भाजपाई कांग्रेस और सपा के ऊपर एफआईआर कर दी जाए, सब उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको फांसी दे दी जाएगी? नहीं, न्यायपालिका है, वो देखती कि आपने एफआईआर करने के बदले आदमी मुलजिम हो गया। एफआईआर एक प्रथम सूचना है जिसमें डिसाइड होता है कि आपने अपराध किया है, अपराध हुआ है। अपराध हुआ भी नहीं, इसकी वजह से विवेचना करता है, और न्यायपालिका उस वजह की विवेचना को पुनः एग्जामिन करती है, उसके बाद ही कोई सजा सुनाती है। सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, न्यायपालिका की व्यवस्था है। अगर न्यायपालिका ना होती तो आज लालू प्रसाद जैसे और कलमाडी जैसे जेल ना गए होते। नहीं, सवाल यह है जिस तरह से ऑन स्पॉट ये न्याय हो रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, पुलिस का स्वागत कर रहे हैं, फूल माला बरसा रहे हैं,
तो फिर न्याय प्रणाली पर विश्वास कहां है? देखिए, अब यही बात थी जनमानस की बात जी, यही जनमानस रॉबिन हुड जैसों को जेल के अंदर से माननीय सांसद, विधायक और एमपी बनाकर भेज देती है। यही जनता होती है, बिना वोट के तो नहीं जीतते हैं वो। यही जनता आज पुलिस, क्योंकि पुलिस ने जो कार्य किया, गलत किया सही किया, ये जांच का विषय हो रहा है, जांच हो रही, जांच हो जाएगी, निर्णय आ जाएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन पुलिस के कार्य से आम जनता आज खुश हिसाब दिखा रहे हैं कि पुल पे माला गिरा रही है। वही पुलिस वाले पे नाराज होती है, पुलिसकर्मी हाया कहती है, स्टूडेंट को कहते पुलिसकर्मी मुर्दाबाद कहती है। जब पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट मेंटेन रखना, चाहे हमको गाली मिले चाहे फूल माला मिले, हमको न्यायपालिका में न्याय को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है एट एनी कॉस्ट। जब भी प्रेशर हुकूमत का रहेगा, माननीय लल्लू जो हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं, उनको आपने ना कोई बात के ऊपर 1 महीने जेल के अंदर रखा, कहां रहेगी न्यायपालिका? क्योंकि प्रेशर था हुकूमत का, इसलिए नहीं होने दिया, अपने उनके अपने बेल नहीं होने दी। बिल्कुल माननीय भूतपूर्व विधायक जी कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर भी सरकार का प्रेशर है, ये गलत है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी का प्रेशर नहीं है, वरना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जेल ना गई होती, वो मुकदमा नहीं हारी होती, प्रधानमंत्रीशिप नहीं गई होती। न्यायपालिका हिंदुस्तान की आज भी न्यायपालिका सुप्रीम है। किया था, लेकिन तब भी उनको वहां जेल भेज दिया गया। ठीक। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, आप क्या कहेंगे कि ऑन स्पॉट न्याय ये ठीक है, ये कल्चर ठीक है क्या? देखिए प्रदीप जी, मैं इसको समाज के मनोविज्ञान से जोड़ता हूं। हाँ। आप सुने होंगे एक चर्चित वाक्य, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। उसमें एक लाइन और जोड़िए, जस्टिस हरीड जी, जस्टिस बरीड जी, बिल्कुल ठीक। तो ये जो है मनोविज्ञान, यहां पर हम सिर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों को जोड़ करके अगर आप देखिए, जब तीनों के स्तर में, तीनों के चरित्र में, तीनों के कार्यशैली में पतन होता है, गिरावट आती है, तो समाज भावनात्मक रूप से चीजों को देखने लगता है। आज अगर कार्यपालिका सिस्टम, अगर यही सिस्टम इन अपराधियों को जन्म न लेने दे, तो आम जनमानस के मन में आए कैसे खौफ कि इसको मारा जाना चाहिए। अगर जन्म ही नहीं हुआ, जो जन्मेगा वही मरेगा ना। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये अपराधी, इतने दुर्दांत अपराधी जन्मे ना हमारे समाज में, तो हमारे अंदर ये भावना आएगी कहां से किसे मारा जाए। अगर जन्मेंगे नहीं तो राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी ना, वो भी मुश्किल है। आपने उसमें और बेहतर ये जोड़ा कि और राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे मुकदमे क्यों फूल माला बरसाया जा रहा है न्यायपालिका के न्यायिक सुधारों पर भी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जो लोग आज विकास दुबे के मारे जाने पर, या ऐसे साउथ में जो मारा गया था उसके लिए फूल माला बरसा रहे हैं पुलिस पर और ताली पीट रहे हैं, कल अगर यही पुलिस किसी ऐसे अभ्यर्थी को मार दे जिसका कोई ज्यादा वो ना हो, तो क्या तब भी यही होगा? ऐसी ताली बजाई जाएगी? नहीं, तो पुलिस को खुली छूट मिलेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तालियां वहीं बजती हैं जहां पर व्यक्ति अपने आप को, 8 पुलिस वालों की शहादत से आम जनमानस ने, इस प्रदेश के ही नहीं, प्रदेश के बाहर के लोगों ने, प्रदेश के बाहर के पुलिस अधिकारियों ने, आप देखिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस विषय पर लगातार लाइव आए। तमाम मीडिया हाउसेज के सामने बैठे, उन्होंने कैमरे पर बयान दिया, उन्होंने जोड़ा अपने बिहार पुलिस को कि यूपी पुलिस और बिहार पुलिस भाई भाई है, कोई अलग नहीं है। ये बिहार में आएगा, हम बिहार में मारेंगे, बिहार में गिरफ्तार करेंगे। तो ये सिर्फ एक प्रदेश की सीमाओं में, एक भौगोलिक दायरे में भावनाएं नहीं सिमट के रह पाई, जहां पे 8 पुलिस वाला जो वर्दी पहना हुआ है वो भी हमारे बीच का है, हमारा ही भाई है, हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो उससे हमारी भावनाएं, और खासकर वो देखिए, उस वर्दी के भीतर रह के गलत काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो वर्दी जो पहना है, तो पहली निगाह जो होती है हमारी, वो होती है कि हमारा रक्षक है, वो हमारा रक्षक है, हमारे कानून का रक्षक है, हमारे संविधान का रक्षक है। जब हमारे रक्षक पर ऐसा आघात होता है, वार होता है, तो अब सेंटीमेंट्स जुड़ते हैं। उसी सेंटीमेंट्स की देन है ये फूलों की बारिश, ये माला पहनाया जाना, फूल बरसाए जाने। ये बात ठीक है, लेकिन हम साउथ की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से साउथ में उसको मारा गया, ऑन स्पॉट मार दिया गया, उसके बाद पुलिस वालों पर फूल माला बरसाई गई और उनको मिठाई खिलाई गई, ये क्या न्याय प्रणाली को एक बार सोचना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था को सोचना पड़ेगा कि जो स्वतः संज्ञान लेने की बात है
वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो उस पर सवाल खड़े होते रहेंगे। प्रदीप जी, सोचना तो हमें पड़ेगा, आपको पड़ेगा। चौथे स्तंभ पत्रकारिता हम जो कर रहे हैं हमें भी सोचना पड़ेगा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सबको सोचना पड़ेगा। इस प्रदेश में अभी आपने एक सवाल कुछ देर पहले सुधीर जी से पूछा था, पुलिस के जो है उसमें व्यवस्थाओं में पुलिस के आधुनिकीकरण में को लेकर के एक सवाल किया था। हाँ। कि क्यों इतने वर्षों से हम जब से पत्रकारिता हम लोग शुरू किए तब से पुलिस के आधुनिकीकरण और इसी की बात होती है। आज तक वो पुलिस आधुनिक, अत्याधुनिक, हाईटेक पुलिस नहीं हो पाई जी। तो वही चीज है न्यायिक सुधार तो मुझे लगता है कि पुलिस के आधुनिकीकरण के पहले से न्यायिक सुधार की मांग चली आ रही है। न्यायिक सुधार को लेकर के कि एक मुकदमा, एक जो है डिसमिल जमीन का, एक बिस्वा जमीन का मुकदमा लड़ते लड़ते 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तब अंदर से एक क्षोभ होता है आम आदमी के कि हमें न्याय, त्वरित न्याय मिल गया। उस त्वरित न्याय के आप निगेटिव पहलू कि इस त्वरित न्याय का क्या दूरगामी बुरा प्रभाव हो सकता है, इस पर फिर आम जनता, एक उसको कुछ लेना, सामान्य जनमानस, जिसे हम लोग जो है बनाना पीपुल, मैंगो पीपुल, ऑरेंज पीपुल जो कहो आप, वो इस बारे में फिर नहीं सोचती है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक करें, लेकिन सोचना पड़ेगा इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर हमको सोचना होगा। सुधीर जी करूँ करें, सुधीर जी, आशीष जी भी बात करें, मैं भी वही बात लगातार कह रहा हूं कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन दुर्दांत विकास दुबे 1 हफ्ते तक पुलिस को, एनआईए को और एसटीएफ को छकाता रहा, लाखों पुलिस वाले उसके साथ लगे रहे, वो हाथ नहीं आया और जब उसने चाहा तब सरेंडर कर दिया। क्या अगर कोई आतंकवादी या आतंकवादी दल इसी तरीके से क्या घूम सकता है और पुलिस ऐसे घूमने देगी क्या? देखिए, जहां तक पुलिस के आधुनिकीकरण का सवाल है जी, ये मांग आज से नहीं, काफी जैसे हमारे आशीष भाई ने बताया बहुत समय से उठती चली आ रही थी और अब जाकर के पुलिस से 3 और 3 खत्म नहीं उठने डिमांड, सुधीर जी आप तो अंदर रहे, डिमांड ही नहीं हुई है, सुधारने की कोशिश भी की गई। सपा की सरकार में भी करोड़ों रुपए दिए गए, बसपा की सरकार में भी करोड़ों रुपए दिए गए, वर्तमान सरकार में भी करोड़ों रुपए दिए गए। आपको बता दें, पूर्व डीजीपी सुरखान सिंह इस समय पुलिस आधुनिकीकरण के अगवा हैं, मणि प्रसाद मिश्रा पुलिस आधुनिकीकरण के अगवा हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, पैसा है, आधुनिकीकरण कहां है? क्यों 1 हफ्ते से नहीं पकड़ पा रहे थे उसको? और सवाल दूसरा यह है कि अगर क्या इसी तरीके से आतंकवादी घूम सकते थे और प्रदेश का बड़ा नुकसान कर सकते थे? मैं देखिए, अगर हमारा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होगा, आपने एक और अच्छी बात जोड़ दिया, इंटेलिजेंस कहां है हमारा? सुन लीजिए जी, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, पुलिस एक क्या है, पुलिस खाली एक खाकी वर्दी से नहीं बनी हुई है, इसके पीछे कई संगठन काम करते हैं, कई लेयर में काम करते हैं, हर एक का काम अलग अलग है। वरना कसब बॉम्बे कैसे पहुंच जाता अगर हमारी फेलियर नहीं होती तो? बिल्कुल, बॉम्बे में तो पैदा नहीं होता कसब। सादाब जो जिन्होंने अभी दिल्ली में इतनी बड़ी मजलिस की थी, वो आज तक नहीं पकड़े गए, क्या वो आतंकवादी है? साद हाँ। और जबकि वो रोज नमाज पढ़ने जाते हैं, रोज नमाज पढ़ने जाते हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं जी कि सब कुछ समाज में दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है, जरूरत होती इच्छा शक्ति की जी। ठीक, इच्छा शक्ति जिस आपके चैनल पर दिखाया गया था कि जिस विकास दुबे ने 8 हमारे पुलिसकर्मी को शहीद किया था, उसके खाकी वर्दी होमगार्ड का भी टिपिया रहा था। चल बैठ, चुप कर, वो मान ही नहीं रहा था कि विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी है। कब उम्मीद कर सकता था कि जिसने 8 लोगों को मारा है उसको एक खाकी वर्दी का होमगार्ड टिपिया रहा है? कोई कल्पना नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसको इससे मतलब नहीं था कौन है, बिल्कुल उसको ये था कि बहुत बकबक करे तो चुपका के गाड़ी में बैठा। देखिए, ये विजुअल है जिनकी मैं बात कर रहा था, लोग जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, ये है वो विजुअल। जब मारा गया तो उसके बाद लोग नारे लगा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं पुलिस की। और जब किसी में दर्द होता है, कहीं ना कहीं जब उसका दर्द खराब ठीक होता है, खुशी तो जाहिर करता ही है। नहीं, अच्छी बात है, खुशी जाहिर करना ठीक बात है, क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी मारा गया। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, हमें उस पर भी चर्चा करनी पड़े। हमें गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज जी, क्या लगता है कि सच्चे मन से, जैसे सारे लोग कह रहे हैं, सच्चे मन से एक बार इसकी ओवरहॉलिंग या पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मामला सही होगा, वरना ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी? मैं तो ये मानता हूँ, इस घटना के बाद में लोगों में अधिकतर ने खुशी जाहिर की है
जो ये बदमाश मारे गए हैं। और जहां पुलिस के लोग शहीद हुए थे, सब लोगों ने भीगी आंखों से उन्हें नमन किया था। आज उनके परिवारजनों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस घटना को जिन्होंने देखा है, सब में खुशी की लहर दौड़ी है। और इस समाज के लिए, सर, बदमाशों के लिए खुशी की लहर दौड़ना नया जी। हम जो सवाल गजराज जी, हम सवाल जो उठा रहे हैं वो ठीक है, के लिए भी, वो दुर्दांत था गजराज जी, वो दुर्दांत था। मारा जाना अच्छी बात है, लोगों को खुशी मनाना अच्छी बात है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में न्याय प्रणाली का क्या होगा? क्या ऑन स्पॉट न्याय मिलेगा लोगों को? मेरी राय में क्या आम जनता को न्यायपालिका का कार्य है उसे हमें करने रहना चाहिए जी, हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रशासन से लेकर के समाज तक के लोगों को, सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी जी, तभी जाकर के हम इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा जाति बिरादरी के मामलों को लेकर के, या जहां कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग गर्दन नीची करके खड़े हुए हैं, वो पीड़ित लोग हैं, वो खुशी मनी मन में जाहिर कर रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि बदमाश मारा गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उन्होंने जब इस एसटीएफ के जवानों को बधाई भी दी होगी, हम भी बधाई देते हैं कि बदमाश को मार गिराया है। नहीं, बधाई के बाद सरकार के लिए भी, क्योंकि उसने तमाम लोगों का कत्ल किया, ठीक बात है। सरकार आंखें खोल करके पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करे। उनके लिए एक मिसाल कायम हो गई है कि एक बदमाश की घटना को देख करके कि इतना लंबा बदमाश इतने दिन से चला आ रहा था कि उसको ज्यादा लंबे समय तक हमें बनाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ठीक। आशीष जी, क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, ये वाकई सही समय है कि जब ओपन हार्ट सर्जरी कर देनी चाहिए। और योगी जी को आगे बढ़ करके, चूंकि वो लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, यही राइट टाइम है कि जब सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। प्रदीप जी, देखिए, ये सबसे अच्छा मौका है, अवसर है। वैसे भी आपदा को अवसर में बदलने वाली सरकार है जी, तो इस आपदा को भी अवसर में बदलना चाहिए, जो इतना बड़ा पिछले एक हफ्ते से बेसिकली ये आपराधिक आपदा थी जी। इस आपराधिक आपदा को अवसर में बदलने का बहुत अच्छा अवसर ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि चुनौती को अवसर में बदलने की बात है। बदलने का यही वो है कि जिसकी आशंका है। मैं एक लाइन प्रदेश के अपने दर्शकों के लिए एक लाइन छोड़ रहा हूँ कि सागर की अनंत गहराइयों में राज न दफन हो पाए। सागर की अनंत गहराइयों में राज न दफन होने पाए। ये राज अगर दफन नहीं हुए, ठीक है, जो राज ये प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जिन राजों को जानना चाहती है, जो राज इस प्रदेश की जनता के सामने आने चाहिए, उन सफेद पोशों के चेहरे, उन खादी और खाकी वालों के चेहरे जो विकास दुबे पैदा करते हैं। कल भी मैंने एक लाइन कही थी जिसपे आपने 8 बजे डिबेट भी किया था कि विकास दुबे पैदा करने वाले कारखाने बंद हों, विकास दुबे पैदा करने वाले कारखाने बंद हो जाएंगे। ठीक, सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल सब कायम हो जाएगा उसी वक्त। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सिर्फ और सिर्फ बधाई के पात्र होंगे, सिर्फ और सिर्फ बधाई के। बिल्कुल, कारखाने बंद हो। ठीक है, सुधीर जी, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, आशीष भाई की बात से बिल्कुल 100% सहमत है। जिस दिन उत्तर प्रदेश अपराधियों की नर्सरी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, कोई विकास दुबे, कोई भी गैंगस्टर पैदा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दुर्दांत दुबे मारा गया, लेकिन अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ गया है वो, और उसके सीने में भी तमाम राज दफन हो चुके हैं, क्योंकि उसके सीने में तमाम राजनीतिक पार्टियों के राज छुपे हुए थे। अब वो कैसे बाहर आएंगे? हालांकि अभी भी पुलिस चाहे तो उसके पास में अनेक चीजें हैं जिनके जरिए वो राज बाहर आ सकते हैं। पुलिस के पास में उसका मोबाइल फोन है, उसकी CDR की डिटेल रिपोर्ट है, उसके फोन की रिपोर्ट है, उसकी पत्नी की डिटेल कॉल डिटेल रिपोर्ट है। वो बड़ी बात यह है कि उसकी पत्नी जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी, और उसमें रिकॉर्डिंग भी है, नृशंस हत्याकांड उसने पूरा लाइव देखा था, वो कहां है? अगर वो सामने आ जाए और किन किन लोगों ने उसको संरक्षण दिया, ये सामने आ जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है और चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। सही समय है कि इन लोगों को नेस्तनाबूद करने का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
की न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ,